राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी का पेपर जल्दी ही होने की संभावना है, तो उसी की दृष्टि में ध्यान रखते हुए हम लोग अपना व्याकरण को मजबूत करना है। हमें व्याकरण पे हमें थोड़ा ध्यान देना है और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से यूनिक तरीके से छाट के पढ़ना है, जिससे क्लियर हो जाए। तो आज ये जो क्लास है ये व्याकरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है और अगर आपको पता है तो भी आप यहाँ से पेपर में गलती कर देते हैं। जब तक आप एकदम अच्छे से समझे ना हो या फिर पता ना हो या फिर सब चीज़ें एकदम एक जगह क्लियर ना हो, तभी आप जाके वहाँ सही कर पाएंगे। तो ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसे आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से बिल्कुल सुनेंगे, नोट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत डाउट रहता है, तो उसी डाउट को क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब व्याकरण को बिल्कुल आसान बनाना है। जो व्याकरण का डर था ना, उस डर को ख़त्म करना है और एकदम आसान बनाना है इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा है यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उन्हें देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रश्न बनेगा आपसे कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे? दो होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर दूसरा नंबर में है आपका कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। प्रश्न जितने तरीके से बन सकता है, ठीक, मैंने उतने तरीके से उसको लिखा है, क्योंकि एक ही प्रश्न को घुमा के पूछ देता है तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने हर तरीके से प्रश्न बनाया है ताकि घुमा के भी पूछे या फिर कुछ दूसरे तरीके से भी उससे पूछे तो हम सही कर लें। तो हमें पता रहता है कि वर्णों के दो भेद हैं, पूछ देगा ध्वनियों के कितने हैं, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्वनियों के दो ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन, सेम ही होता है। फिर है आपसे तीसरा, स्वरों की संख्या है। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। फिर है आपका 4 नंबर में कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन वो संस्कृत में होता है, तो अगर दो विकल्प में ना रहे तो हम 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 दिया है तो हम 2 ही लगाएंगे। कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर है अगला हमारा 5 नंबर का कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, लघु और गुरु। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद हैं, तो 2 हैं, लघु और गुरु। फिर आते हैं अगले 6 नंबर में। 6 नंबर में है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जिह्वा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। फिर है आपका अगला 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या है? तो 7 नंबर में है कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्द भंडार में शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन घुमा के पूछ देता है, इसीलिए मैंने हर तरीके से उसको नोट किया है ताकि घुमा के भी पूछे तो हमें डाउट ना हो। तो अर्थ के आधार पे भी पूछेगा तो 4 ही बताएंगे। हिंदी शब्द भंडार में शब्द के कितने भेद हैं? तो भी 4 बताएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर बनेगा प्रश्न आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द का भेद पूछेगा तो भी हम 4 ही बताएंगे। ठीक,
अर्थ के आधार पे भी 4, हिंदी शब्द भंडार में भी शब्द के भेद 4 और उत्पत्ति के आधार पे भी शब्द के भेद 4 हैं। फिर है आपका 10 नंबर का प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद 2 होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। इसे ध्यान देना है। प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर है 11 नंबर का कि रचना के आधार पे शब्द के भेद। तो रचना के आधार पे शब्द के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना के आधार पे शब्द के भेद 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर आगे आते हैं, अगला है हमारा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। शब्द भेद हमने देख लिया, अब आते हैं वाक्य पे। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पे होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पे होता है, एक तो अर्थ के आधार पे और एक तो रचना के आधार पे। ये भी ध्यान देना है आपको। फिर अगला है हमारा कि मूलतः हिंदी में वर्ण हैं। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 52 हैं। फिर है हमारा अगला 14 नंबर का कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न बनेगा कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बताएंगे कि 2 प्रकार होते हैं। ठीक, एक सार्थक और एक निरर्थक। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। और सामान्यतः शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर प्रश्न बनेगा आपसे ऐसे भी कि शब्द के कितने प्रकार हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं, तो भी हम 2 ही बताएंगे, सार्थक और निरर्थक। फिर है 16 नंबर का कि स्रोत या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हैं। प्रश्न बनेगा कि स्रोत या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद बताइए, तो भी हम क्या बताएंगे? 4 ही बताएंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले पे। अगला है हमारा 17 नंबर का कि बनावट के विचार से शब्द के भेद हैं। तो बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। प्रश्न बनेगा कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, तो भी 3 बताना है। रचना के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, तो भी 3 ही बताना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि रूपांतर के अनुसार शब्द के भेद बताइए। कैसे? रूपांतर के अनुसार शब्द के भेद, तो भी हम 2 ही बताएंगे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। फिर है हमारा 20 नंबर का कि वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के भेद हैं। तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, मोस्ट है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद हैं। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर है अगला हमारा कि रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार बताइए। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। हमने देखा कि रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और रचना के अनुसार शब्द के भी 3 प्रकार होते हैं और वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं। फिर है हमारा कि स्वरूप के अनुसार वाक्य के प्रकार। सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है, तो भी हम 3 ही बताएंगे। स्वरूप के अनुसार, और पेपर में यही करता है, प्रश्न सेम ही रहता है, बस उसका तरीका बदल देता है और वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। लेकिन इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगा। स्वरूप के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो भी 3 ही प्रकार हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। फिर है हमारा अगला 23 नंबर का कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद? तो 8 भेद। ये ध्यान देना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, शब्द नहीं, वाक्य की यहाँ पे ध्यान दिया, पूछना है, वाक्य का पूछा है। तो कौन कौन होते हैं? विधिवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद हैं आपके वाक्य के। फिर अगला है आपका कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य हमने पढ़ा भी था एक वीडियो में पीछे। तो उपवाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये ध्यान देना है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर है अगला 25 नंबर का कि भेद की दृष्टि से पदबंध के प्रकार बताइए। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो हम 8 बताएंगे। ये मोस्ट है, पेपर में आया हुआ है और यहाँ पे जितने भी मैंने प्रश्न लिखे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक, उनको ही मैंने इकट्ठा किया है और ख़ुद भी मैंने कुछ बुक से खोज के लिखा है ताकि अगर नया भी बने तो वहाँ से भी हमसे छूटे ना। तो हर जगह से लिखा है मैंने। तो भेद की दृष्टि से पदबंध के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। फिर अगला आता है आपका संज्ञा। प्रश्न बनेगा कि संज्ञा के मुख्यतः भेद हैं। तो क्या बताएंगे? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो क्या बताएंगे? तो भी 3 बताएंगे। फिर प्रश्न बनेगा कि अर्थ के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 बताएंगे। ये ध्यान देना है हमें कि केवल पूछे संज्ञा के मुख्यतः भेद तो भी 3 बताएंगे, व्युत्पत्ति के अनुसार पूछे तो भी 3 बताएंगे, लेकिन जब अर्थ के अनुसार संज्ञा का भेद पूछेगा तो वहाँ हम 5 बताएंगे। 5 संज्ञा हमारी आ जाएगी वहाँ। ठीक, अब आते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम के भेद पे। अब हम देखते हैं सर्वनाम। तो प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। फिर आपसे बनेगा वही सेम प्रश्न है, फिर बनेगा प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो लोग सोचने लगेंगे कहीं यहाँ पे अलग तो नहीं, प्रयोग की दृष्टि से भी सर्वनाम के 6 ही भेद हैं और ऐसे भी सर्वनाम के 6 ही भेद हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है। फिर अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये सर्वनाम का ही एक भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष। ठीक, फिर है अगला कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अगला क्या है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? तो 11 हैं, इसे ध्यान देना है। अगर सर्वनाम के भेद पूछा तो 6 बताएंगे, प्रयोग की दृष्टि से पूछा तो भी 6 बताएंगे, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो वहाँ पे हम 11 बताएंगे। ठीक, ये उसका भेद नहीं है, ये सर्वनामों की संख्या है। तो सर्वनाम 11 हैं हमारे। फिर अगला आता है विशेषण। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। संज्ञा सर्वनाम का देख लिया, अब आता है बारी विशेषण का। तो विशेषण का कितने भेद हैं? तो आपसे प्रश्न बनेगा तो आपको बताना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर है हमारा प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार विशेषण के 2 भेद होते हैं। ऐसे पूछेगा विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 बताएंगे। ठीक, पूछेगा सामान्यतः विशेषण के कितने भेद हैं? तो भी 4 बताएंगे, लेकिन जब प्रयोग के अनुसार पूछेगा तो वहाँ हम 2 बताएंगे। अब आता है विशेषण के बाद क्रिया। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, या फिर ऐसे भी पूछेगा क्रिया के कितने भेद हैं तो 2 ही बताएंगे। कौन कौन? तो सकर्मक और अकर्मक। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर अगला है कि व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के प्रकार बताइए, या फिर व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो वहाँ हम 2 बताएंगे। 2 धातु होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के कितने प्रकार हैं?
तो 2 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार हैं, तो भी 2 ही बताएंगे, मूल धातु और यौगिक धातु। फिर आता है क्रिया के बाद क्रिया विशेषण। प्रश्न बनेगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। ये प्रश्न बन भी चुका है, पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं और विशेषण के भी 4 भेद हैं। फिर है आपका कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का 3 भेद है। ठीक, ये ध्यान देना है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का 3 भेद है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताइए। तो प्रयोग के आधार पे भी 3 है और रूप के आधार पे भी क्रिया विशेषण का 3 भेद है। फिर है अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण का भेद बताइए। किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। कितने हैं, तो 2 हैं। तो ऐसे पूछेगा क्रिया विशेषण के भेद तो 4 बताएंगे। प्रयोग के आधार पे पूछेगा तो 3 बताएंगे। रूप के आधार पे क्रिया विशेषण का भेद पूछेगा तो 3 बताएंगे। और अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण का भेद पूछेगा तो 2 बताएंगे। फिर है हमारा 41 नंबर का। 41 नंबर में हमारा क्या है, तो 41 नंबर में है कि अव्यय के कितने भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, ये भी मोस्ट है। तो अव्यय के 4 भेद हैं। विशेषण के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं और अव्यय के भी 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो एक तो क्रिया विशेषण हो गया, एक तो संबंध बोधक हो गया, और एक हो गया समुच्चय बोधक, और एक हो गया विस्मयादि बोधक। तो अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर है हमारा अगला कि निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। ये भी मोस्ट है। फिर प्रश्न बनेगा निपात के भेद बताइए, या निपात के कितने भेद होते हैं, तो भी हम 9 बताएंगे। ठीक, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोगों को भी लिखना है। ये नहीं कि सेम है तो उसे वो नहीं, तरीका अलग है प्रश्न के पूछने का, और ये तरीका ही पेपर में कंफ्यूज करता है। इसलिए तो मैंने बार बार उसी को अलग अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि किसी भी तरीके से आए तो हमारे दिमाग में वो प्रश्न रहे, हम उसे सही कर लें। तो आपको भी ऐसे ही बिल्कुल नोट करना है और ऐसे ही याद करना है, दिमाग में बैठाते रहना है। चलिए फिर आते हैं 44 नंबर पे। तो 44 नंबर में है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी ध्यान देना है। फिर है प्रश्न आपसे कि कारक के कितने भेद हैं। प्रश्न बनेगा कि कारक के कितने भेद हैं, तो क्या बताएंगे, कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं, तो 8 भेद हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो भी हम बताएंगे कि हिंदी में 8 कारक हैं। केवल ऐसे पूछेगा कितने कारक हैं, तो भी 8 ही बताएंगे, क्योंकि हमसे हिंदी वाला ही ना पूछेगा। वो हिंदी के हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो हमसे हिंदी वाला ही पूछेगा। तो अगर नाम न भी दिया हो तो भी हमें 8 ही बताना है, और अगर पूछ दिया हो कि हिंदी में कितने कारक हैं तो भी 8 ही बताना है। लेकिन सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं। कितने, तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। फिर है आपका संस्कृत। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं। ये ध्यान देना है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। फिर है अगला कि वचन कितने होते हैं। प्रश्न बनेगा कि वचन कितने होते हैं, तो 2 बताएंगे हम। कितने बताएंगे, 2 बताएंगे। फिर पूछेगा हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो भी 2 बताएंगे, एक वचन, बहुवचन। फिर प्रश्न बनेगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो वहाँ हम 3 बताएंगे,
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन समाप्त हो चुका है तो इसीलिए वहाँ पे केवल 2 ही वचन हैं, लेकिन संस्कृत में कितने वचन हैं? तो 3 वचन हैं। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? तो हम बताएंगे कि हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। फिर बनेगा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। कितने हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। फिर अगला है हमारा उर्दू में कितने उपसर्ग हैं? तो उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। कितने हैं? तो 12 हैं। हिंदी में 10, उर्दू में 12, संस्कृत में 22। फिर है आपका अगला प्रश्न प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो ये भी ध्यान देना है, प्रत्यय के 2 भेद हैं। फिर प्रश्न बनेगा कि मूलतः प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो भी हम 2 ही बताएंगे, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ठीक, किसी भी तरीके से पूछे प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं अगले पे। अगला है हमारा कि हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के कितने भेद हैं? हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के कितने भेद हैं? तो 2 बताएंगे हम, विकारी और अविकारी। कृदंत के भी भेद हैं, तो कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। फिर है अगला कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, या फिर हिंदी में कितनी शब्द शक्तियाँ हैं, या फिर शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। कई तरीके से बन सकता है, चाहे किसी भी तरीके से बने, शब्द शक्ति के 3 ही भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर है अगला आपसे कि रस के कितने भेद हैं? तो रस के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। रस के 9 भेद हैं। फिर बनेगा कि रस के कितने अवयव हैं? तो 4 बताएंगे, रस के 4 अवयव हैं। ठीक, भेद 9 है लेकिन अवयव मतलब सामग्री होता है या फिर, तो 4 बताएंगे हम, या फिर उसका हिस्सा होता है, भाग होता है, तो 4 हैं। लेकिन भेद कितने हैं? तो 9 है। 9 प्रकार के रस होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। फिर है आपका 61 नंबर का कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं? तो भरत मुनि के अनुसार रस के 8 भेद हैं। ठीक, सामान्यतः हिंदी में तो रस के 9 भेद माने जाते हैं, पर भरत मुनि एक रस को स्वीकार नहीं करते हैं, वो रस के 8 ही भेद बताते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानते हैं, उन्होंने किस रस को छोड़ दिया है, तो उनका 8 ही भेद होता है, और किस रस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है जिसके कारण रस के 9 भेद हम बताते हैं। तो आप कमेंट करके इसको बताइएगा। फिर आते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर का है कि भरत मुनि ने कितने मूल रस माने हैं? मोस्ट है ये, मैंने इसको भी लिख लिया ताकि ये भी बन सकता है। 8 तो वो बताए हैं, लेकिन वो बताए हैं कि जो 4 रस हैं वो मूल रस हैं। तो कौन कौन? वीर, श्रृंगार, रौद्र और विभत्स। ये चारों को क्या माने हैं? मूल रस माने हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि ने 4 रसों को मूल रस माना है। फिर आता है अगला हमारा 63 नंबर का। 63 नंबर में हमारा दिया है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने भेद हैं? तो ये ध्यान देना है, अभिनव गुप्त के अनुसार भी रस के 9 भेद ही हैं। ठीक, भरत मुनि का पूछता है तो मैंने सोचा कि अभिनव गुप्त का भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि कहीं ये भी तो 8 नहीं मान लिए हैं या फिर अधिक में कहीं ना मान लिए हो। नहीं, ये 9 ही रस मानते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने भेद हैं? तो 9 ही भेद हैं। ठीक, फिर है हमारा अगला 64 नंबर का कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 33 प्रकार के, ये आपको ध्यान देना है। फिर है अगला हमारा कि सात्विक अनुभाव की संख्या है। तो सात्विक अनुभाव हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, आपको पता ही है। और संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है कि संचारी भाव 33 और सात्विक अनुभाव 8 होते हैं।
फिर है हमारा अगला 66 नंबर का। 66 नंबर में है आपसे कि अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रश्न आ चुका है यहाँ से, अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 4 वर्गों में। ये इम्पॉर्टेंट है, अनुभावों को 4 वर्गों में। कौन कौन? तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। फिर है आपका अगला 67 नंबर का कि अनुभाव के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो भी हम 4 ही बताएंगे। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो भी हम 4 ही बताएंगे। ठीक, देखिए प्रश्न एक ही है लेकिन तरीका पूछने का अलग है, तो उस तरीके को भी मैंने लिख दिया है ताकि तरीका भी बदले तो वहाँ भी आपसे कोई चूक ना हो। फिर है आपका 68 नंबर का कि विभाव के कितने प्रकार हैं, तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक, किसी भी तरीके से पूछे तो किसी भी तरीके से पूछेगा तो अनुभाव के 4 ही भेद होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। और किसी भी तरीके से पूछे तो विभाव के 2 ही भेद होगा, वो भी कभी नहीं बदलेगा। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर है अगला हमारा 69 नंबर का। 69 में क्या है कि अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ये मोस्ट है, इसे आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत आसान है और बहुत गलती भी करते हैं लोग। अलंकारों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकारों के कितने भेद होते हैं? तो 3 ही भेद बताना है, ये नहीं कि 2 बताना है, 4 बताना है, नहीं। अलंकारों के 3 भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। फिर यहाँ लोग ज़्यादा गलती करते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं, तो लोग उसको गिनने लगते हैं, सममात्रिक, मात्रिक और अर्ध सममात्रिक को। नहीं, वो तो मात्रिक छंद के भेद हैं ना। छंद के केवल 2 ही भेद होते हैं। कितने? तो 2 भेद होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद। छंद के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आपसे इस तरह से बन गया कि वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने भेद हैं, तो हम 4 बताएंगे। अगर विकल्प में 4 दिया है और प्रश्न ऐसे पूछा है कि वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के भेद बताइए, तो वहाँ हम 4 भेद बताएंगे, वार्णिक, वार्णिक वृत्त, मात्रिक और मुक्तक। ठीक, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो इन चारों को आपको ध्यान देना है। फिर है अगला आपसे, ये भी बहुत मोस्ट है कि वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। ये यूपी पीजीटी में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंदों में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। फिर है अगला आपसे कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। हम छंदों को जब काउंट करते हैं मात्रिक छंदों में, तो एक लघु की मात्रा आती है और एक गुरु की आती है। फिर है आपका 74 नंबर। छंद का हमारा भेद यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम आते हैं समास पे। समास के कितने भेद हैं? तो समास के 4 भेद हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक, तत्पुरुष समास का ही भेद होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो समास के ऐसे तो हम कुल 6 समास पढ़ते हैं, लेकिन समास के जो भेद हैं वो 4 ही भेद होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही आता है कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष में ही आ जाता है। ठीक, तो मूलतः हमारे समास जो हैं वो 4 ही हैं, लेकिन अगर 4 विकल्प में न दिया हो तो वहाँ आप 6 लगा सकते हैं। ठीक, तो वहाँ आपको 6 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 हम पढ़ते हैं लेकिन भेद हमारे 4 ही हैं। फिर प्रश्न बने कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो वहाँ भी हम क्या बताएंगे? 4 ही बताएंगे। फिर है कि द्विगु समास के कितने भेद हैं, तो द्विगु समास के 2 भेद हैं, ये ध्यान देना है। ये भी कभी पूछ सकता है कि द्विगु समास के भेद बताइए, तो द्विगु समास के 2 भेद होते हैं। फिर है अब अगला कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं,
तो बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं, द्विगु के 2 हैं और बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक, इनके भेदों के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कितने भेद होते हैं, तो ध्यान देना है। द्विगु के 2, बहुब्रीहि के 4 और तत्पुरुष के 3। और कर्मधारय समास के कितने? तो इसके भी 4 ही भेद होते हैं। कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। फिर आता है अगला 80 नंबर का कि काल के भेद हैं। प्रश्न बनेगा कि काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। या फिर काल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये ध्यान देना है। फिर अगला है हमारा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो वर्तमान काल के कितने हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। फिर है अगला आपसे भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 होते हैं। भविष्य काल के, तो भविष्य काल के 3 होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ हमने देखा वर्तमान, भूत और भविष्य। फिर आते हैं हम अगला संधि पे। क्या है हमारा अगला? संधि है 84 नंबर का कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर है अगला कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इस तरह हमने 85 क्वेश्चन देख लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ने वाला जानता होगा कि इसका महत्व हमारे लिए क्या है। तो इसे आप लोग नोट करके और अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद भी हो जाएगा, याद भी कराने की मैं गारंटी लेती हूँ। आप इसे नोट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, 3-4 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। और पहली बात कि एक जगह जब कोई चीज़ हमारे लिए लिखी मिल जाती है ना, तो हमारा डाउट क्या होता है? दूर हो जाता है वहाँ से। ठीक, जो कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे हमें डाउट रहता है कितना, कैसे पूछेगा तो कितना बताएंगे, कैसे पूछेगा तो कितना बताएंगे। तो जब सब एक जगह मिल जाता है तो वहाँ हमारा क्लियर हो जाता है, आसानी से याद हो जाता है। नहीं तो अलग अलग आप याद करते हैं ना, तो उस समय तो याद हो जाता है, लेकिन आपको पेपर में वो गलती करवा देगा। ठीक, तो पेपर में हमें गलती नहीं करना है। व्याकरण कोई भारी चीज़ नहीं है। हम व्याकरण को पेपर से पहले आप लोगों के लिए बिल्कुल मैं आसान बना दूंगी। ये तो मेरा वादा है आप लोगों से कि जैसे साहित्य आसान हुआ है वैसे आप लोगों के लिए व्याकरण होगा। बिल्कुल डर नहीं लगेगा, एकदम रिलैक्स होकर जाएंगे पेपर देने। पेपर में व्याकरण में भी हम अच्छा करके आएंगे। ठीक, तो व्याकरण के हर टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आपके मन में भी अगर कोई टॉपिक होगा कि इसको पढ़ाइए, तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। अगर कुछ त्रुटि भी हुई है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ें ज़्यादा बताओ तो एक आध दो त्रुटि होना स्वाभाविक है। ठीक, वैसे त्रुटि तो नहीं है, मैंने तो कोशिश किया है कि गलती ना हो, फिर भी एक आध दो हो जाता है अनजाने में, तो उसे भी बताएंगे आप लोग। और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, क्योंकि टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और जिनका पेपर होने वाला है, पेपर वालों के लिए तो बिल्कुल स्पेशल है ये, उन्हीं लोगों के लिए तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ताकि पेपर उनका अच्छा जाए। तो ये ध्यान देना है, इन सब चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, नोट करना है बिल्कुल अच्छे से और याद करना है। फिर इसी तरह हम किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, उसी पे अच्छे से वीडियो बनाया जाएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो बता दीजिएगा, और फिर अपने से जो मुझे समझ में आएगा वो तो मैं बताऊंगी ही। मुझे लगा कि यहाँ आप लोगों को बहुत डाउट होगा तो यहाँ बनाया मैंने। तो चलिए अब हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।